नमस्कार दोस्तों। जब भी आप कोई पॉलिसी लॉगिन करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये पॉलिसी कब इशू होगी। तो पॉलिसी इशू होने के लिए जब आप पॉलिसी लॉगिन करते हो, ये पॉलिसी जाती है अंडरराइटर्स के पास और अंडरराइटर्स डिसाइड करते हैं कि आपकी पॉलिसी इशू होगी या नहीं होगी। अगर इशू होगी तो उसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट आएगी नहीं आएगी, लोडिंग होगी नहीं होगी। उसके पहले हम सभी को समझने की ज़रूरत है अंडर राइटिंग की प्रोसीजर एग्जैक्टली होती क्या है। तो दोस्तों आइए आज डिस्कस करते हैं चैप्टर 15 ऑफ IC 38 विच डिस्कस अबाउट अंडर राइटिंग। सो दोस्तों, जब भी आप कोई भी पॉलिसी लॉगिन करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका प्रपोजल फॉर्म भरना। आप प्रपोजल फॉर्म जिस तरीके से भरोगे, जितनी एक्यूरेसी से भरोगे, जितने क्लियर कट सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे, उस हिसाब से ही डिसाइड होगा कि आपकी पॉलिसी अंडरराइटर कितने जल्दी एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10,000 रुपये दे रहे हो 1 करोड़ के लाइफ कवर के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर रिस्क ना बढ़ने के लिए अंडरराइटिंग प्रोसीजर होती है। सबसे पहला पर्पस है अंडरराइटिंग का कि टू क्लासीफाई द रिस्क एंड टू अवॉइड द एंटी सिलेक्शन। टू अवॉइड द एंटी सिलेक्शन मतलब इंश्योरेंस की जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें किसी गलत व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं करना है। दैट मीन्स टू अवॉइड द एंटी सिलेक्शन। एंड दूसरा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। अब क्लासिफिकेशन आपकी लाइफ को 4 तरीके से किया जाता है। सबसे ऊपर है प्रेफर्ड लाइफ, मतलब जिनकी पॉलिसी आसानी से इश्यू होगी। एज कम है, 25-30 के अंडर एज है। सम अश्योर्ड कम है, कोई मेडिकल चैलेंजेस लग नहीं रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री, इनकम सब सही है, हैबिट्स आर ओके, ये जाएगी प्रिफर्ड लाइफ में। एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई एंड आदतें, ऑक्यूपेशन, इनकम अगर कुछ चेंज हो गया तो वहाँ पे आती है स्टैंडर्ड लाइफ। तो नॉर्मल इंसान जो है, जिनको नॉर्मल प्रीमियम देना पड़ता है, वो सारे आते हैं प्रेफर्ड लाइफ एंड सब स्टैंडर्ड लाइफ के अंदर। अगर आपकी कुछ एडिशनल आदतें हैं जो आपकी रिस्क बढ़ा रहे हैं तो आप जाते हो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, जहाँ पे आपको EMR मतलब एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेट, एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी चार्ज देना होगा। जब आप देखते हो स्मोकर एंड नॉन स्मोकर को, तो स्मोकर को ज़्यादा चार्ज देना होता है फॉर दी एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेट ना। कुछ और भी कैटेगरी है जो है डिक्लाइन कैटेगरी, उनको लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आने की अनुमति नहीं होती, मतलब उनकी पॉलिसी डिक्लाइन हो जाती है। जैसे कोई पर्सन हु वर्क्स इन दी टोबैको फैक्ट्री, वर्क्स इन द केमिकल प्लांट जहाँ पे हजार्डस फ्यूम्स वगैरह है, सो उन लोगों को कहता है डिक्लाइन लाइफ। अब अंडर राइटिंग की अगर प्रोसीजर होती है तो सबसे पहला महत्वपूर्ण आता है कि नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग, मतलब कुछ पॉलिसीज आपको विदाउट मेडिकल अंडर राइटिंग भी अलाउ करती है। मोस्टली ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती है जिनका सम अश्योर्ड सम एक्सटेंट तक होता है। विदाउट मेडिकल अंडर राइटिंग मतलब सिर्फ प्रपोजल फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वही पूछे जाएंगे आपसे, एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट रेज करी नहीं जाएगी। जब आप बात करते हो मेडिकल अंडर राइटिंग की, तो मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट की मांग की जाएगी। मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट में आपकी हाइट, वेट, BP, यूरिन, ये सारी डिटेल्स ली जाएंगी। आपका BMI चेक किया जाएगा ताकि आपकी हेल्थ कैसी है, और अगर ये मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट ओके आती है तो आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ चैलेंज आता है तो शायद आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ सकता है या फिर आपकी पॉलिसी रिजेक्ट की जा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है आपकी फाइनेंशियल अंडर राइटिंग, मतलब आपकी इनकम, आपकी हैबिट्स, आपके ऑक्यूपेशन डिटेल्स, आपकी हॉबीज़, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी यहाँ पर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, इन ऑल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज द मेडिकल इज कंपल्सरी बाय IRDAI। सो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स या फिर मेडिकल अंडरराइटिंग ज़रूर होगी, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपको सिर्फ रिस्क कवर दिया जाता है, कोई आपको मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलती, एक्सेप्ट रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर आपने चॉइस किया होगा तो। सो टर्म इंश्योरेंस में जो बंदा इनकम जनरेट कर रहा है उसके लिए ही टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, और साथ साथ उसकी मेडिकल अंडरराइटिंग ज़रूर होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अगर मैं बोलूँ हैबिट्स के बारे में, फॉर एग्जांपल आप कभी पैराग्लाइडिंग करते हो, बंगी जंपिंग कहीं ट्राई किया है आपने, हॉर्स राइडिंग की आपको हैबिट है, ये सारी हैबिट्स के बारे में आपके प्रपोजल फॉर्म में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो गाइज आपको प्रपोजल फॉर्म प्रॉपरली भरना है। अगर आप किसी भी कस्टमर के पास गए हो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो इंश्योर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रेडी हो, और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
को देख के ही कस्टमर से आप प्रपोजल फॉर्म हैंड टू हैंड भरवा लीजिए। अगर आप कस्टमर के साथ बैठ के प्रपोजल फॉर्म भरवा ले रहे हो, दैट मीन्स योर पॉलिसी विल बी इशूड अर्ली, बिकॉज वहाँ पे एक्यूरेट प्रपोजल फॉर्म भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूँ, काफ़ी केसेस मैंने देखी है, पैन कार्ड और आधार कार्ड में बर्थ डेट मिसमैच है। इस केस में एक तो आपको डिक्लेरेशन देना होगा इन एडवांस, या फिर आप करेक्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए जिसमें आपकी एज प्रूफ सही हो। अगर आप गलत एज प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी पॉलिसी बिल्कुल इशू नहीं होगी, क्योंकि आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मोर्टेलिटी, एंड मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिसाइड होता है आपके एज के द्वारा, और आपकी एज कंफर्म की जाएगी आपके एज प्रूफ के वजह से। इसलिए कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं चाहती कि आपकी पॉलिसी रिजेक्ट करे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए तो आप कस्टमर्स हैं, तो वो ये चाहेंगे ही नहीं कि आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो। प्रोवाइडेड यू शुड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फिल द प्रपोजल फॉर्म करेक्टली। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हो और आपकी एलिजिबिलिटी 25 टाइम्स है, फॉर एग्जांपल आपकी एज 30 है और आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो 25 गुना मतलब 2.5 करोड़ के लिए आप एलिजिबल हो। तो इस वक्त बीइंग अ गुड एडवाइज़र पूरा के पूरा 2.5 करोड़ यूटिलाइज नहीं करना है। वाई? आपका कस्टमर सिर्फ टर्म पॉलिसी लेगा या कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेगा फ्यूचर में, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो 50 लाख रुपीज़ का बकेट है वो आपको रखना है। मतलब 20 टाइम्स लाइफ कवर आप सजेस्ट करिए, ताकि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जल्दी इशू तो हो ही जाएगी। साथ साथ अगर कोई बंदा पूरा के पूरा कवर ले लेता है 2.5 CR और उसको कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी परचेज करनी है, लेट सपोज 1 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से, तो 10 गुना उसको लाइफ कवर वहाँ पे भी मिलेगा, तो 10 लाख का लाइफ कवर ऐड हो गया। तो काफ़ी केसेस में उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है, जो आगे वो परचेज करने वाला है, वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना है कि पूरा लाइफ कवर, पूरी एलिजिबिलिटी है, उसको यूटिलाइज नहीं करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम द अंडरराइटिंग चैप्टर। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल who require it. Thank you so much. Happy learning, happy earning.